पिपरा विधानसभा क्षेत्र के संभावित उम्मीदवार दिनेश पाठक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता के बीच अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जन स्वराज की नीति ही बिहार की असली जरूरत है। दिनेश पाठक ने दावा किया कि जन स्वराज आंदोलन राजनीति को बदलने का संकल्प लेकर चल रहा है और इसी सोच के तहत वे पिपरा विधानसभा से मैदान में उतरे हैं। उनका कहना है कि जनता की भागीदारी, पारदर्शी व्यवस्था और भ्रष्टाचार मुक्त शासन ही उनकी प्राथमिकता होगी। देखिए वीडियो, आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। इसका उद्देश्य बिहार के जनता को जनाना है कि जानकारी हो जाए बिहार के लोगों को कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार को विकसित करने के लिए, बिहार में जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनका उजागर करने के लिए हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे बिहार के जनता को ये हम जना रहे हैं कि भाई कैसे कैसे लोग 35 बरस खा गए, 15 साल लालू जी और 20 बरस नीतीश जी खा गए और बिहार का कोई विकास नहीं हुआ। उल्टे बिहार धीरे धीरे और पीछे चला गया। आज 27वां 26वां स्थान पर बिहार है। इसलिए बिहार को विकसित करने के लिए, बिहार को 1 to 10 राज्य बनाने के लिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता को बता रहे हैं कि भाई आप लोग संभलिए, नहीं संभलिएगा तो बिहार में पलायन नहीं रुकेगा। बिहार को किसानों की बदहाली होती रहेगी। बिहार में शिक्षा का व्यवस्था बद से बदतर होते जाएगा और बिहार में जो भी महिलाएं उद्यमी योजना से जुड़ना चाहती हैं उनको इतना ना सूद देना पड़ता है कि उनकी कमर टूट जाती है। इसलिए उनके लिए भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। किसान के फ़ायदे के लिए हम मनरेगा से उनको जोड़ रहे हैं कि ताकि किसान को भी फ़ायदा हो। यही सब कारण है कि बिहार को हम बता रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। आज़ादी के बाद देश आज़ादी हुआ, उसके बाद बिहार में कांग्रेस की भी सरकार रही, लालू यादव की भी सरकार रही और भाजपा की भी सरकार रही। इसमें हर एक अदर प्रदेश है जिसमें काफ़ी विकास हुआ है। विकास बिहार में क्यों नहीं हुआ, इससे क्या कहेंगे? हाँ, इसका मूल कारण है कि जब देश को आज़ादी मिली उस समय बिहार भारतवर्ष में चौथे नंबर पर था। कांग्रेस ने बिहार को तरजीह नहीं दिया, बिहार के साथ सौतेलापन व्यवहार किया और सौतेलापन व्यवहार के चलते कांग्रेस धीरे धीरे बिहार को पिछड़ा राज्य घोषित करते चला गया और पीछे धकेलता चला गया। लेकिन जब कांग्रेस छोड़ा 90 में तो इसकी स्थान 13 से 14वां स्थान थी और उसके बाद लालू जी आए और जब लालू जी आए तो इसको 25वां 26वां स्थान पर रख दिए। और अभी भी नीतीश जी आए हैं, 20 बरस ये भी खा गए लेकिन बिहार को अव्वल राज नहीं बना सके और बिहार को डेवलप नहीं दे सके। सिर्फ बिहार को लेबर का फैक्ट्री बना दिए। बिहार डेवलप करने के लिए आपकी पार्टी के किस तरह की प्लान है और लोग इस न्यू पार्टी है, इस पर कैसे भरोसा करेगा? देखा जाए, जहाँ तक न्यू पार्टी का सवाल है, हम लोग देखे हैं इस देश में केजरीवाल की सरकार न्यू पार्टी बनकर आई और दिल्ली में कब्जा कर लिया, इसके बाद पंजाब में कब्जा कर लिया। सोच जो है सोच बदलेगी, क्योंकि पहले बिहार में 2 ही ऑप्शन था, एक राजद गठबंधन, एक भाजपा गठबंधन। राजद गठबंधन के डर से भाजपा गठबंधन को वोट दीजिए और भाजपा गठबंधन के डर से राजद गठबंधन को वोट दीजिए। अब तीसरा विकल्प आया है और तीसरा विकल्प इस रूप में आया है कि लोगों को नाको चना चबाना पड़ रहा है। तीसरा विकल्प का सोच है स्पष्ट कि बिहार को जब तक हम 1 to 10 राज्य में नहीं लावेंगे तब तक हम दम नहीं लेंगे। बिहार को हम तब मानेंगे जब विकसित हुआ जब महाराष्ट्र और गुजरात और पंजाब के लोग बिहार में काम करने आए। बिहार का लोग काम करने के लिए दूसरे स्टेटों में नहीं जाए। आज बिहारी कहना अपमान का विषय हो गया है दूसरे राज्यों में, जबकि हम लोग बिहारी हैं और हम लोग सम्मान से जीते हैं। हम लोग चाहते हैं कि बिहारी कहना सम्मान का विषय हो, अपमान का विषय नहीं हो। इसलिए जो भी सरकारें आईं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लालू जी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे जदयू हो, किसी ने बिहार पर विशेष ध्यान नहीं दिया। यदि ध्यान भी दिया तो पंजाब पर ध्यान दिया, तमिलनाडु पर ध्यान दिया, गुजरात पर ध्यान दिया, महाराष्ट्र पर ध्यान दिया और बिहार पर ध्यान किसी ने नहीं दिया। बिहार के साथ सौतेलापन का व्यवहार होता रहा और नीतीश जी अपने राज्य करने के लिए, अपने कायम रहने के लिए, अपने चीफ मिनिस्टर रहने के लिए ऐसा सहते गए और उससे तालमेल करके कभी नीतीश जी लालू जी के साथ और कभी भाजपा के साथ ये काम खेल खेलते रहे। भले ही उनके ऊपर दोषारोपण लग गया कि नीतीश जी पलटू चाचा हैं, इसलिए वह पलटू चाचा बन गए, लेकिन अपना खेल वो बंद नहीं किए और बिहार का शोषण करते रहे।
और बिहार का शोषण ऐसा इस ढंग से करते रहें कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं वह किसी जिला के चीफ मिनिस्टर हैं, राज्य के चीफ मिनिस्टर नहीं हैं। देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो किसी स्टेट के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं। क्योंकि यदि देश के प्रधानमंत्री होते तो सभी राज्यों को समान दृष्टिकोण से देखते, और समान दृष्टिकोण से देखने पर पता चलता उनको जो कहाँ क्या आवश्यकता है। कोई भी बाप जब अपने 4 पुत्रों को देखता है तो जो पुत्र कमज़ोर रहता है उस पर विशेष ध्यान देता है, और बड़ा पुत्र जो बहुत मजबूत रहता है उस पर कम ध्यान देता है। मोदी जी अपने मजबूत पुत्र के ही, मजबूत स्टेट को ही ज़्यादा तरजीह दिए और कमज़ोर स्टेट को और कमज़ोर होते देखते चले गए और कोई ध्यान नहीं दिए। बिहार में वो जो भी कर रहे हैं, एक ट्रेन दे रहे हैं और ट्रेन से माने फैक्ट्री समझिए कि बिहार में फैक्ट्री जो लेबर का फैक्ट्री चल रहा है वह ट्रेन में इस ढंग से लोग भीड़ बनाकर जाता है कि 24 घंटा भूखे रहता है और भूखे उतरता है गुजरात के प्लेटफॉर्म पर, महाराष्ट्र के प्लेटफॉर्म पर, पंजाब के प्लेटफॉर्म पर, दिल्ली के प्लेटफॉर्म पर, तमिलनाडु के प्लेटफॉर्म पर, राजस्थान के प्लेटफॉर्म पर। वहाँ भोजन तक उनको नहीं मिलता है और अपमान के दृष्टिकोण से देखा जाता है और कहा भी जाता है कि देख लो ये बिहारी का क्या दशा है, यही लोग बिहारी है। जबकि बिहार सभी राज्यों में अव्वल काम करता है, मेहनत करता है और मेहनत करके सब लोगों को जवाब देता है, मेहनत करके अपना भोजन करता है। और मेहनत करने के बाद चूँकि मैं देखा हूँ कि जो बिहारी महाराष्ट्र में, जब हम महाराष्ट्र में थे तो जो बिहारी वहाँ काम करता था, कहीं चोरी होती थी तो वहाँ के IAS IPS अफसर लोग, DSP टाइप के अफसर लोग, इंस्पेक्टर टाइप के अफसर लोग ये देखते थे कि अगल बगल में बिहारी तो नहीं बसा है। और बिहारी को इस ढंग से देखा जाता है बाकी स्टेटों में कि बिहारी बहुत कमज़ोर हैं, बिहारी लोग चरित्रहीन हैं, बिहारी लोग अच्छे काम नहीं करते हैं। इसलिए प्रशांत किशोर हमारे प्रणेता हैं, उनके सामने जब ये घटना घटी तो उन्होंने सोचा कि भाई जब बिहार के सम्मान की बात है तो मैं भी बिहारी हूँ और हमारे सामने किसी बिहारी का अपमान होता है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। हम रुपया नहीं लेंगे, हम किसी की सरकार को नहीं बनाएंगे, हम बिहार को मजबूत करेंगे और जब तक बिहार मजबूत नहीं होगा तब तक हम सम्मान के दृष्टिकोण से आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए बिहार को मजबूत करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारे लोगों को बता रहे हैं, अपने गाड़ी घोड़ा से भी बता रहे हैं, अपने IT टीम से भी बता रहे हैं, अपने JSPT के टीम से भी बता रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, कैंडिडेट से भी करवा रहे हैं, पार्टी भी बनाए। चूँकि देश में जो लोकतंत्र बहाल है इसमें कोई भी डेवलप करेगा तो जब पार्टी के माध्यम से ही, और पार्टी की जब सरकार बनेगी तब हम जो चाहेंगे वह कर पाएंगे, अन्यथा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता जब तक समूह नहीं होता है। इसलिए प्रशांत किशोर एक ऐसे शख्सियत हैं, एक ऐसे प्रणेता हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं कि उन्होंने ये साबित कर दिया सरकार के चोरों को खोजकर। जो भी सरकार में चोरी किए लोग हैं, अभी बहुत से लोग हैं जो बोल नहीं रहे हैं, साइलेंट हैं, प्रशांत किशोर का जवाब नहीं दे रहे हैं, और यदि जवाब देना शुरू करें तो बहुत से लोग इसमें आ जाएंगे, इस घेरे में आ जाएंगे कि उन्होंने भी चोरी की है। और आप देख लीजिए कि 1952 से लेकर आज तक जितने भी MP हुए हैं सबों की धन बढ़ी है। पहले 1952 से लेकर 70 तक के दशक में, 77 तक के दशक में लोगों की संपत्ति नहीं बढ़ी, लेकिन उसके बाद जो भी हुए हैं सारे के सारे लोगों की संपत्ति बढ़ी है। आखिर यह कैसे बढ़ गई? समाजसेवी बनने में तो खर्च होता है, पैसा लगता है, खर्चा होता है, संपत्ति घटती है। ये बढ़ कैसे गई संपत्ति? कहीं ना कहीं दोषारोपण है, कहीं ना कहीं दाल काली है। इसलिए प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि जितने भी नेता हुए हैं, जितने भी लोग राजनीति करते हैं, ये सभी लोग चोर हैं और सभी लोगों की संपत्ति बढ़ी है। यह साफ जाहिर होता है कि ये लोग जनता को लूटा है, राज्य को लूटा है, देश को लूटा है। इसलिए लूटने के क्रम को हम बंद करेंगे और बंद करने के बाद हम बिहार को विकसित राज्य में ले आएंगे, और विकसित राज्य जब हो जाएगा तब हम दम लेंगे। बिना विकसित राज्य किए, बिना बिहार को डेवलप किए, बिना बिहार के सम्मान, बिना बिहार को सम्मान दृष्टिकोण से देखे जाने पर ही हम दम लेंगे। इस तरह बिहार के प्रणेता जो हैं प्रशांत किशोर जी यही सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और दल भी बनाए हैं, पदयात्रा भी कर रहे हैं और पदयात्रा के माध्यम से चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, चुनाव लड़वाने भी जा रहे हैं। आज सारे दल, चाहे वह लालू जी का दल हो, चाहे वह कम्युनिस्ट का दल हो, चाहे वह JDU का दल हो, चाहे BJP का हो या कांग्रेस का हो या मुकेश सहनी का हो या किसी उपेंद्र कुशवाहा का हो या मांझी की हो या चिराग पासवान का हो, सभी लोग
के दांत खट्टे हो गए हैं। सभी लोग बेचैन हैं कि प्रशांत किशोर किसी को नहीं छोड़ेंगे, इसलिए प्रशांत किशोर पर टीपाटिप्पणी करने के लिए सभी लोग मच रहे हैं। कोई कुछ बोल नहीं रहा है, प्रशांत किशोर का बड़ाई कर रहा है। कैग आया 71,000 करोड़ का कोई हिसाब नहीं मिला, लेकिन बीजेपी विपक्ष भी कुछ नहीं बोल रहा है और पक्ष भी कोई नहीं बोल रहा है। और प्रशांत किशोर तो अभी सत्ता में है नहीं, जब तक एथेंटिक प्रमाण नहीं मिलेगा तब तक तो वो कुछ बोल नहीं पाएंगे। जो 2 4 5 लोगों का एथेंटिक प्रमाण मिला है, जैसे संजय जायसवाल एथेंटिक प्रमाण मिला, जैसे अशोक चौधरी का एथेंटिक प्रमाण मिला, जैसे आपको दिलीप चौधरी का एथेंटिक प्रमाण मिला, तो उन लोगों के विषय में बोल रहे हैं, उन लोगों के विषय में खोज रहे हैं। सम्राट चौधरी के विषय में एथेंटिक प्रमाण मिला तो उनके विषय में भी बोल रहे हैं। जब तक एथेंटिक प्रमाण नहीं मिलेगा तब तक कुछ भी कहना वाजिब नहीं होगा। इसलिए प्रशांत किशोर जी का मानना है कि जब तक हमको पूर्ण प्रमाण नहीं मिलेगा, एथेंटिक प्रमाण नहीं मिलेगा, तब तक किसी के ऊपर हम टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। यही उनकी सोच है, यही उनकी बात है, यही उनका अपना अभियान है। इस अभियान के माध्यम से बिहार को विकसित करने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं और उनके पीछे कारवा बनती जा रही है। पिपरा रूरल एरिया है, काफ़ी पिछड़ा है और पूरे बिहार में पिपरा क्षेत्र की लंबाई इतनी अधिक है कि लंबाई के दृष्टिकोण से इसको प्रथम स्थान ही माना जाए। वोट के दृष्टिकोण से तो इससे भी अधिक मतदाता लोग हैं, लेकिन लंबाई इतनी नहीं है। इसकी 75 किलोमीटर लगभग लंबाई है। कहीं 40 किलोमीटर, कहीं 30 किलोमीटर, कहीं 20 किलोमीटर, कहीं 32 किलोमीटर, कहीं 35 किलोमीटर, कहीं 10 किलोमीटर का रेडियस चौड़ाई है। इसकी चौड़ाई मोतिहारी के बगल में एक जीवधारा है जगह, उस जीवधारा के सामने एक पंडितपुर गुमटी है, वहाँ से शुरू होता है और चला आता है मंगराही मुजफ्फरपुर के बॉर्डर पर, और वहाँ से एल हो जाता है 35 किलोमीटर, जो शिवहर का बॉर्डर टच करता है, जहाँ राधा मोहन सिंह जी का घर है। मेरा अनुभव ये है कि मैं 40-45 वर्षों से राजनीतिज्ञ हूँ। जब मैं वोटर नहीं था तब से राजनीति करता हूँ। मैं राधा मोहन जी का 1989 में जब फर्स्ट एमपी बने थे, जब बीजेपी का कोई वर्चस्व नहीं था, उस समय तालमेल हुआ था बीपी सिंह से कम्युनिस्ट पार्टी को, हम लोग दोस्ताना टक्कर लड़े और हम ही इस पिपरा और केसरिया के प्रभारी थे और राधा मोहन जी को जीत मिली। और उस समय जातिवाद कुछ नहीं था। उस समय भूमिहार लोग वोट दे रहे थे राधा मोहन जी को और राजपूत लोग वोट दे रहे थे कमला मिश्र मधुकर को। माने राजपूत भूमिहार को वोट दे रहा था, भूमिहार राजपूत को वोट दे रहा था, और ब्राह्मण यादव कुशवाहा पिछड़ी जाति कुछ लोग इधर दे रहा था, कुछ लोग उधर दे रहा था। हमारी जीत 72,000 वोटों से हुई। उसके बाद हम लोगों को लग रहा था कि राधा मोहन जी से विकास होगा, लेकिन राधा मोहन जी किंग कर्तव्य विमूढ़ वाला काम करना शुरू कर दिए और उनसे कोई विकास का काम नहीं हुआ और कोई विकास का काम किए भी नहीं। जितने दिनों तक वो रहे लोकसभा के मेंबर, कभी उन्होंने लोकसभा में बोला नहीं और हाथ उठाते चला गया। हाथ उठाने वाले वो नेता बने, कभी वो कुछ कर नहीं पाए। एक बार उनको जब सरकार बनी तो वो मंत्री भी हो गए और मंत्री होने के बाद उनको कृषि मंत्री बनाया गया। उस कृषि मंत्री में वो कुछ नहीं कर पाए। एक बार शरद पवार कृषि मंत्री हुए तो सैकड़ों चीनी मिल लगा दिए महाराष्ट्र में, लेकिन इनसे बंद चालू होने वाला चीनी मिल जो चल रहा था उसको भी ये बंद करा दिए और उससे उगाही करने लगे, उस पर दोषारोपण करने लगे कि एक गोपालगंज में चीनी मिल है, उसके लिए गन्ना नहीं मिलता है। तो गन्ना का खेती लोग क्यों करेगा? 70-80 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर भेजने के लिए वह ट्रांसपोर्टिंग में ही गन्ना का आधा पैसा चला जाता है और बाद वहाँ जब ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ के लोग परेशान करने लगते हैं, कहते हैं जी विदेशी को भगाओ, यहाँ से ये रिजर्व एरिया नहीं है, ये रिजर्व एरिया का गन्ना नहीं है, या बाहरी गन्ना है, इसको क्यों लेते हो? तो सवाल है जे हम लोगों का चकिया का चीनी मिल, मोतीपुर का चीनी मिल, मोतिहारी का चीनी मिल, ये सब बंद पड़ा है, बंद हो गया और इस पर सरकार का देख रेख नहीं हुआ और एमपी साहब का भी देख रेख नहीं हुआ और कुछ नहीं कर सके। उल्टे उसके ज़मीन का उगाही कर लिए और इधर उधर कर लिए, सब लोगों में बंदरबांट कर दिए, जिस पर रोक लगा था। दूसरी बात, रही बात विकास की पिपरा की, तो पिपरा की विकास हम लोग जब बच्चे थे तो पढ़ते थे, बोलते थे, टीचर लोगों के द्वारा सिखाया जाता था कि प्रखंड कहाँ पिपरा, कार्यालय कहाँ चकिया। प्रखंड को पिपरा घोषित किया गया था, प्रखंड पिपरा बना था और चकिया उसका कार्यालय खोल दिया गया। जब कम्युनिस्ट पार्टी का यहाँ विधायक हो गए तुलसीराम जी, उनके पीरियड में नोटिफिकेशन रद्द कर दिया गया पिपरा का और चकिया के नाम से नोटिफिकेशन कर दिया गया और चकिया ही एस्टेब्लिश्ड हो गया प्रखंड।
उसके बाद जब लालू जी 1995-96 में घोषणा किए कि हम बहुत सारा ब्लॉक और बहुत सारा अनुमंडल बनाए, उसमें भी पिपरा नहीं बन पाया। वो पिपरासी बनाए थे और कमज़ोर उम्मीदवार था हमारा एमएलए जिसका नाम सहदेव पासवान था। वो आकर हल्ला करने लगा कि मैं पिपरा को ब्लॉक करवा दिया, पिपरा को प्रखंड का दर्जा दिलवा दिया। हम क्या किए कि उस समय उसके बात पर डीएम से मिलने गए। डीएम कहे जी हम सहदेव पासवान जी तो बोले हैं लेकिन इसकी ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। तब तक हम लोग एक रूम बनवाने लगे जो पिपरा में कोई ऑफिस खोलने के लिए जगह होनी चाहिए। उस समय हम लोग जगह खुलवाए और देखे कि क्या दिक्कत है, दिक्कत क्या है, इसमें खोलना चाहिए, इसी में ऑफिस चलेगा। हम अपने से 20-25 हज़ार रुपया खर्चा भी किए, लेकिन बाद में पता चला जब त्रिवेणी तिवारी मोतिहारी के विधायक को लेकर हम पटना गए तो वहाँ पता चला कि वह पिपरासी है, वह जो बेतिया में पड़ता है मोतिहारी में नहीं पड़ता है। इतना अयोग्य हमारा विधायक था जो कभी नहीं बोला। लालू जी से जब जमुना यादव विधायक थे, जिसके बेटा अभी मनोज यादव कल्याणपुर के विधायक हैं, उनके पिताजी को लेकर गए तो लालू जी स्पष्ट जवाब दिए कि कभी सहदेव कहा नहीं कि यहाँ पिपरा प्रखंड होना चाहिए। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जब नंदलाल चौधरी 1980 से 1990 तक एमएलए थे, उस पीरियड में पिपरा कोठी के विधायक थे, क्या नाम है उनका, प्रभावती गुप्ता जी, वह जेल मिनिस्टर थी और पिपरा कोठी को प्रखंड करा दी। तो नंदलाल चौधरी ने धरना पर जेपी गोलंबर पर धरना पर बैठ गए और पिपरा को ब्लॉक होने से कहे कि जब तक पिपरा कोठी के साथ पिपरा स्टेशन ब्लॉक नहीं होगा तब तक मैं धरना पर बैठा रहूँगा। जगन्नाथ मिश्रा जी चीफ मिनिस्टर थे, हम भी उनके साथ धरना पर बैठे थे और धरना पर अनशन पर हम लोग बैठे थे। जगन्नाथ मिश्रा आए और कहे कि मैं पिपरा कोठी का नोटिफिकेशन रद्द करता हूँ, जब तक पिपरा स्टेशन ब्लॉक नहीं होगा, प्रखंड का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक पिपरा कोठी भी नहीं होगा। इसलिए वह धरना तोड़वाए और हम लोगों को जूस पिलाकर सब लोगों को अनशन से मुक्त कराए। उसके बाद नंदलाल चौधरी के बाद 95 में ये सब हुआ तो पिपरा प्रखंड नहीं हुआ। अब पिपरा प्रखंड की बारी है। पिपरा प्रखंड का बिहार के सेक्रेटेरिएट में प्रथम स्थान पर नाम गया है, लेकिन अभी भी खोलने की बारी नहीं आ रही है। कोई नेता ऐसा नहीं मिल रहा है जो पिपरा को प्रखंड का दर्जा दिया जाए। पिपरा का प्रखंड का दर्जा पिपरा से 14 किलोमीटर पश्चिम और 14 किलोमीटर पूरब, 8 किलोमीटर उत्तर और 8 किलोमीटर दक्षिण पिपरा पुराना थाना है, अंग्रेजी राज का थाना है। चकिया थाना भी नहीं था, एक चीनी मिल के व्यवस्था से उसका डेवलप हो रहा था, वह भी चीनी मिल बंद हो गया। लेकिन पिपरा में प्रखंड कुछ नहीं हुआ, इसलिए चकिया का विकास धीरे धीरे कुछ हुआ है, उचित विकास होना चाहिए, वह भी नहीं हुआ है। आज तो चकिया नगर परिषद हो गया। चकिया का आवागमन जो चारों तरफ से है वह ठीक है, हो रहा है, होना भी चाहिए। विकसित राज्य कहते हैं, विकसित होना चाहिए। नगर परिषद और डेवलप करे, ये अच्छी बात है। लेकिन पिपरा के साथ जो दोषारोपण हो रहा है, जो बेईमानी हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। तीसरी बात रह गई कि पिपरा का जो भौगोलिक बनावट है, यहाँ 3 विधायक हमेशा हैं। श्याम बाबू यादव जी भाजपा के विधायक हैं और राजमंगल कुशवाहा जी हारे हुए विधायक हैं जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और एक बसपा के विधायक नहीं हैं जो प्रत्याशी हैं, उनका नाम नागेंद्र सहनी है, जो एडवोकेट हैं, वकालत करते हैं। ये 3 आदमी चुनाव लड़ रहा है। इसका बनावट है जो 45,000 यादव, 45,000 कोयरी कुर्मी और 45,000 मलाह बीन और नुनिया है, और 60,000 अगड़ी जाति के लोग हैं, 60,000 दलित जाति के लोग हैं, 40,000 वैश्य हैं और 40,000 35,000 के लगभग अति पिछड़ा के लोग हैं, और मुस्लिम भी 45,000 के लगभग हैं। यहाँ चुनाव जीतने के लिए वैसा उम्मीदवार चाहिए जो उम्मीदवार भाजपा मानसिकता के वोट को तोड़ ले और भाजपाई वोट को अपने साथ जोड़ ले और उसके साथ मुस्लिम वोट को भी ले ले, दलित वोट को भी ले ले। ऐसा करने वाला यदि उम्मीदवार मिल जाए तो निश्चित रूप से वह चुनाव जीत जाएगा। बुरे दिन का चुनाव था, इसके पहले जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था 2024 में, यहाँ एक कैंडिडेट राजेश कुशवाहा जी आए थे वीआईपी पार्टी से, वह राजद में थे, उनको टिकट दे दिया गया और वीआईपी पार्टी का सिंबल दे दिया गया। लेकिन यादव और मुस्लिम लोग का समर्थन था, कुशवाहा कैंडिडेट था और मलाहों की पार्टी थी, और चारों आदमी ये 1 नंबर पर है। इसके बावजूद भी हार गए और राधा मोहन सिंह जी चुनाव जीत गए। किस वोट से जीत गए? जो लोग लालू जी को नहीं चाहता है, जो लोग राजद को देखना नहीं चाहता है, वह मजबूर होकर, किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर भाजपा की मानसिकता को वोट देता है। क्योंकि हम लोग जाए कहाँ, हम भी इसके पहले उसी मानसिकता से ग्रसित थे और उसी को वोट देते थे।
चूँकि नेता यदि कमज़ोर ही हैं, नेता यदि फेलियोर ही हैं, नेता यदि डेवलप नहीं करता है, तो ये तो ज़रूर है कि कहीं उटपटांग काम नहीं होगा, कहीं कोई किसी को गाली तो नहीं देगा, कहीं किसी से कोई झगड़ा तो नहीं करेगा, कोई किसी से लड़ेगा तो नहीं। इसलिए शांति बनाए रखने के लिए भाजपा मानसिकता के राधा मोहन सिंह को लोगों ने वोट दिया। लेकिन उस समय दो ही विकल्प था, आमने और सामने। प्रशांत किशोर जी पैदल यात्रा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम असेंबली लड़ेंगे, पार्लियामेंट नहीं लड़ेंगे। असेंबली का समय आया और हम असेंबली के पार्टी बनने के पहले ज्वाइन किया, और हम समझ रहे हैं कि चूँकि हमारी अपनी जो औकात है, अपना जो परिदृश्य है, अपना जो कर्तव्य है, और अपने ऊपर लेकर जो हम राजनीति करते आए हैं। हम राधा मोहन सिंह के 1990 में 89 में चुनाव प्रभारी रहे, 90 में जयलाल राम यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार थे, उनका भी हम चुनाव प्रभारी हैं। 95 में सत्यनारायण राम जी चुनाव लड़े, उनका भी हम चुनाव प्रभारी हैं। और 2001 में जब कृष्णनंदन पासवान चुनाव लड़े तो हम निर्दल लड़ाए, उनका चुनाव प्रभारी हुए। सब खर्चा मैं नहीं किया, चूँकि बीजेपी ने, हम चाहे जो बीजेपी का टिकट मिल जाए कृष्णनंदन पासवान को, लेकिन राधा मोहन जी दे दिए टिकट मनोज पासवान को, एक मोबाइल के बेटा को जो कैपिटलिस्ट था। तो हम भिखमंगे के बेटा को लड़ा दिया और सेकंड बना दिया। हालांकि वह जीत गया था, लेकिन बीजेपी को 22,000 वोट आया, और 24,000 जिसका प्रभारी हम थे उसको आया वोट, जो बिल्कुल इसके पास एक पैसा खाने के लिए भी पैसा नहीं था, उसका सब व्यवस्था मैंने किया, और वह चुनाव सेकंड हो गया। लेकिन उससे कसम खिलवाया था कि तुम जीतो या हारो, बीजेपी ज्वाइन करना है। वह बीजेपी ज्वाइन किया, और उसके बाद वह चुनाव लड़ा बीजेपी से और चुनाव जीता। आज मंत्री के रूप में हरसिद्धि का विधायक है, क्योंकि यहाँ दलित सीट था वह टूट गया, और दलित सीट के बाद वह चला गया हरसिद्धि। आज वहाँ से मंत्री हैं, मंत्री गन्ना विकास मंत्री हैं, और क्या क्या मंत्री हैं जो अपना काम कर रहे हैं। तीसरी बात कि जब यह सीट बीजेपी का था तो बीजेपी को लड़ना चाहिए था। सीपी ठाकुर जी अध्यक्ष थे, मेरा टिकट ओके हो गया, सर्वे हो गया, मेरा जब टिकट फाइनल हो गया, सीपी ठाकुर जी ने कहा मुझसे कि आप जाइए अपना कैंपेन कीजिए, आप 4 दिन के बाद आइए अपना टिकट लेकर जाइए। तो सुशील कुमार मोदी थे, उस समय ग्रुप चलता था, अश्वनी चौबे, सीपी ठाकुर, राजेंद्र गुप्ता, इन 3 लोगों का एक अलग टीम थी। नंदकिशोर यादव, राधा मोहन सिंह और सुशील कुमार मोदी का एक अलग टीम था। तो सुशील कुमार मोदी को कहा गया कि एक ताराकांत झा हैं, एक अश्वनी चौबे हैं, उनसे आप लोग परेशान रहते हैं, यदि दिनेश पाठक आ जाएगा तो यह लड़ाकू आदमी है, ये हो सकता है जो आपको परेशान करे, इसलिए इसका टिकट काटिए। यह सर्वे में नाम आ गया है। तो सर्वे में मेरा नाम आ गया तो टिकट तो नहीं कटा, लेकिन सीट चेंज कर लिया गया, केसरिया ले लिया गया और पिपरा जेडीयू को दे दिया गया। तो मुझे निर्दल लड़ना पड़ा। मेरे घर के बगल में नीतीश जी और मोदी जी आए, सुशील कुमार मोदी, और धान का खेत कटवा कर आश्विन के महीना में उन्होंने प्रदर्शन किया, रोड शो किया, और यह भी मेरा बड़ाई किया कि यह हमारे ही नेता हैं, हमारे ही प्रदेश स्तर के नेता हैं, ये हमारे साथ रहेंगे, हम इनका व्यवस्था करेंगे, हम इनको लाभ का पद देंगे। अभी जंगल राज हटाना है, इसलिए जंगल राज हटाने के लिए आप लोग अवधेश कुशवाहा को वोट दीजिए। लोगों से हम कहते रह गए, ये छलवा है, जब मेरा टिकट काट दिया गया तो ये आदमी हमको कभी अब एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन गांव का लोग नहीं समझा कि पाठक जी जब मुंह से बड़ा नेता बोल रहा है कि आपको लाभ का पद देगा, आपको एमएलसी बनाएगा, आपको बोर्ड का अध्यक्ष बनाएगा, आप क्यों बेचैन हैं? आपको सम्मानजनक सीट मिलेगा, सम्मानजनक पोस्ट मिलेगा, आप बेचैन मत हो। हम चुपचाप रह गए। हमको जो 2-4-5 हज़ार वोट आया, 5,000 वोट के लगभग आया, और हम चुनाव हार गए। 28 आदमी उम्मीदवार था, 33,000 वोट लेकर अवधेश कुशवाहा चुनाव जीत गए। 27,000 वोट लेकर सुबोध राय राजद के चुनाव हार गए। और यही जो कैंडिडेट राजमंगल कुशवाहा हैं, जो आज गठबंधन के उम्मीदवार होने वाले हैं, उनको 7,500 वोट आया, और चौथे नंबर पर हम रहे, जबकि 24 से 25 आदमी निर्दल लड़ा, और सभी निर्दल में हम फर्स्ट किए। जबकि मेरे गांव में जो प्रोग्राम हुआ, मेरा गांव बनिया बहुल गांव है, और सारे के सारे लोग वोट बीजेपी को दे दिया। इसी हिसाब से दे दिया कि दिनेश पाठक रहेंगे तो इनको तो लाभ का पद मिलेगा ही, हम लोगों को जंगल राज हटाना है। आज सभी लोग अफसोस करता है कि दिनेश पाठक को उस समय वोट देना चाहिए। आज यदि दिनेश पाठक चुनाव लड़ते हैं तो आज के डेट में मेरे पंचायत के लोगों ने ये स्वीप कर जाएगा, जो 10% भी वोट दूसरे को नहीं मिलेगा हमारे पिपरा थाना में। चूँकि हमारे पास जो कैरेक्टर है, मैं आज तक किसी भी आदमी का चाय तक नहीं पिया हूँ दुकान में। किसी के यहाँ चाय यदि पीता हूँ तो घर पर जाकर पीऊँगा, लेकिन दुकान में कोई माई का लाल हमको आज तक चाय नहीं पिलाया है। मैं ठेकेदार नहीं हूँ, मैं दलाल नहीं हूँ, मैं उचक्का नहीं हूँ, विशुद्ध रूप से समाज सेवी रहा हूँ। मैं राधा मोहन सिंह के लिए या कृष्णनंदन पासवान के लिए या जयलाल राम के लिए जितना रुपया मैं बर्बाद राजनीति में किया हूँ, वह आज यदि आबाद किया जाए तो 50 करोड़ भी रुपया लगेगा तो भी वह आबाद होगा कि नहीं होगा, इसकी कामना नहीं की जा सकती है।
इसलिए हम जो समाज सेवी का काम करते हैं, हम ये दावे के साथ कहते हैं कि मेरे ऐसा आदमी को यदि टिकट मिलता है तो 12 बजे दिन में मैं चुनाव जीत कर दिखा दूंगा। जिसको सबसे कमज़ोर माना जाता है वह सबसे मजबूत बनकर दिखा देगा। चूँकि यह लंबा क्षेत्र है, यहाँ एक अकेले उम्मीदवार हम हैं घूमने वाले, 2 उम्मीदवार हैं जो घूमते भी नहीं हैं, मेहनत भी नहीं करते हैं, PCL कार्ड भी नहीं बनाते हैं, ये सब कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम अकेले घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और आपको ये बता रहे हैं, सभी लोगों को बता रहे हैं कि PLC कार्ड बनाइए और प्रशांत किशोर को मजबूत कीजिए। और प्रशांत किशोर को मजबूत करने के बाद जब राज्य में प्रशांत किशोर आ जाएंगे तो बिहार का विकास होगा, बिहार विकसित होगा, बिहार 1 to 10 राज्य में जाएगा और बिहार के सारे किसानों को, सारे नौजवानों को पलायन से रोका जाएगा, बच्चों को अच्छा शिक्षा दिया जाएगा और किसानों को मनरेगा से जोड़ा जाएगा, किसानों को भी लाभ दिया जाएगा, महिलाओं को भी 4% के ब्याज के दर से लोगों को रुपया दिया जाएगा। और जितने भी बिहार को लोग लूटा है, बिहार के जितने लोग लूटे हैं उसको भी शिकंजे में लिया जाएगा और उन लोगों पर भी केस के माध्यम से खोजा जाएगा कि आपको संपत्ति इतनी कहाँ से आई, जैसा वो 2, 4, 5 लोगों को खोज रहे हैं। लेकिन विपक्ष नहीं खोज रहा है, क्योंकि विपक्ष को डर है कि यदि हम किसी का खोजते हैं तो हमारे विषय में भी लोग खोजेगा कि हमको इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई, हम भी तो गरीब घर से ही थे। क्योंकि चपरासी का भाई मुख्यमंत्री जब हुआ तो अपने आप लालू जी बोलते थे कि हम बहुत कमज़ोर परिवार से हैं, गरीब परिवार से हैं, तो आज अमीर कैसे हो गए, आज बिहार के राजा कैसे हो गए। और बिहार के राजा जब बने तो कितना बिहार को लूटे, जो आप हर जगह आपका शहर में मकान है, हर जगह रुपया है, हर जगह चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये रुपया आया कहाँ से। इसलिए ये प्रशांत किशोर को ही दम है कि सब लोगों के विषय में पूछते हैं और खोजते हैं और बिहार के विकास की बात करते हैं।